पिछली बार आपको याद होता है बंगाल की कमान थी कैलाश विजयवर्गीय जी के पास, लेकिन इस बार दो डिफरेंट नेताओं को लगाया गया। वो बोलते नहीं है। कौन कौन है जो देख मैं रहे बता रहा हूँ। हाँ। इस वक्त जो है भूपेंद्र यादव वहाँ पर काम कर रहे हैं। यूपी के जो पहले संगठन महामंत्री थे, राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के, सुनील बंसल वहाँ पर काम कर रहे हैं। विप्लव देव काम कर रहे हैं। मंगल पांडे, ये जो बड़े नाम है वो काम कर रहे हैं। अभिषेक राज कल ही कोलकाता से लौटे हैं और इतनी सारी जानकारियां लेकर लौटे हैं कि वो बारी बारी से मैं उनके पास आऊंगी और सब कुछ पूछूंगी। लेकिन अभिषेक, पहले ये जो आप जो लिस्ट बनवा के लाए हैं भवानीपुर की, टीएमसी की भी लिस्ट की जो मतलब हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है भवानीपुर सीट पर, इस बारे में बताइए कि ये कैसे जो है, आप जब थे तो आपके सामने ये सारी चीजें हो रही थी, अपने आंखों देखा हाल जो है बताइए, वो दृश्य बताइए। पिछले चुनाव में जो मेन सीट थी जिस पे सबकी नज़र थी वो नंदीग्राम थी। इस बार की जो सीट है जिस पर सबकी नज़र होने वाली है, जो हाई प्रोफाइल सीट है, वो है भवानीपुर का। नंदीग्राम में बीजेपी इस बार स्ट्रैटेजी कर रही थी। शुभेंदु अधिकारी को जब कॉन्टेस्ट करा रही थी तो उन्होंने सोचा कि भवानीपुर से लड़वा के एक बार दीदी को ट्रैप में फंसाया जाए कि दीदी एक बार भवानीपुर से लड़ेंगी। अगर नंदीग्राम आती हैं तो सारा का सारा फोकस उनका भवानीपुर नंदीग्राम इसमें रहेगा। 2 फेज का चुनाव है। पिछली बार अगर आपको याद हो 8 फेज के चुनाव में दीदी 4 रैलियां एक दिन में करती थी। इस बार उनकी रैली को कर्टेल करने की कोशिश की जा रही थी कि कहीं उनकी दोनों सीटों पे उनको फंसा दिया जाए। लेकिन दीदी देखिए, कहते हैं कि एडवर्सिटी में बहुत बढ़िया खेलती हैं। उनको समझ में आ गया कि ये ट्रैप है और इसमें फंसना नहीं है। उन्होंने नंदीग्राम से लेट गो कर लिया अपने आप को और सीधे आगे भवानीपुर पे। भवानीपुर पे आप समीकरण देखेंगी तो 50,000 से ज़्यादा का मार्जिन था जब पिछली बार वो बाई इलेक्शन में जीती थी। उसके पहले उनके पहले जो सीट खाली हुई थी, जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया था टीएमसी से, उनका मार्जिन था 28,000 का, यानी कि बाई इलेक्शन में 12-13 हज़ार की बढ़ोतरी थी। भवानीपुर की सीट को अगर आप समझेंगे तो 6 ब्लॉक उसमें टोटल आता है। 6 ब्लॉक में 50% जो ब्लॉक है, 2 से 3 ब्लॉक भवानीपुर का इंसाइक्लोपीडिया के हाँ, थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूं भवानीपुर का कैसा समीकरण है। 2 से 3 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर टीएमसी डोमिनेट करती है, हमेशा डोमिनेट करती है। लेकिन वहीं 2 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे बीजेपी भी काफ़ी ज़्यादा हैवी बेल्ट वहां पे फाइट करती है और यही कारण है कि 28,000 जो मार्जिन आया था उसमें बीजेपी का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा था और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पे काफ़ी एक्टिव है भवानीपुर में। दीदी की कोशिश है कि जो ये 50,000 का मार्जिन है, नंदीग्राम ना जाकर इसको कम से कम 70-80 हज़ार के मार्जिन तक ले जाया जाए। वहीं जो टीएमसी है वो बार बार, आप सोचिए, नंदीग्राम की सीट पे किसको फाइट करा रही है, तो वहां पे प्रदीप कर को उठा रही है। आप सोचिए कि इनके शुभेंदु जी के शुभेंदु अधिकारी के इंजीनियरिंग एक्सपर्ट थे वो। आप सोचिए नंदीग्राम में 2 ब्लॉक हैं जहां पर मेन फाइट होती है। हस्बैंड वाइफ दोनों वहां के, मतलब एक तरीके से हम कहें तो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। और एक तरफ उनकी वाइफ है पवित्र कर की, और एक वो बीजेपी में है, और पवित्र कर आ गए हैं अब टीएमसी में। उनकी एंट्री भी बहुत मतलब सस्पेंस वाली होती है। जिस दिन टीएमसी की लिस्ट आनी होती है, उस लिस्ट के आने के 3 से 4 घंटे पहले ही एक नहीं होता अभिषेक बनर्जी का मैंने देखी वो तस्वीर। हाँ। तो इस तरीके से बंगाल की पॉलिटिक्स में दोनों एक दूसरे को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिमन्यु की तरह जो है वो माया जाल फैलाया जा रहा है। उस चक्रव्यूह में घुसने की कोशिश कभी दीदी कर रही है, कभी यहाँ चक्रव्यूह शो तो सुमित जी का है। और अभी बंगाल इलेक्शन टिप मिला है, एक मिल गया है सुमित जी के प्रोग्राम से टिप मिला है। सुमित जी, ये जो कह रहे हैं कि बंगाल की राजनीति में एक मान रही हूँ कि इस इलेक्शन में एक हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट जो है आप भवानीपुर सीट पे देखने वाले हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? वो नंदीग्राम वाला आपको याद होगा। इस बार आपको क्या लग रहा है? भवानीपुर में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जो शायद अभिषेक के इतने अच्छे एनालिसिस में छूट गया पॉइंट। SIR चल रहा है। ये अगर कम हो गए तो क्या वो मार्जिन ममता बनर्जी का जो 50,000 का था वो 70-80 हज़ार होने का जो सपना है, बजाय इसके ऐसा ना हो कि 2-4 हज़ार के आसपास आ जाए और अदर वे राउंड हो जाए। मतलब ममता बनर्जी अगर चुनाव दूसरी सीट पे नहीं लड़ रही हैं, जो कि मतलब एक शेरनी की तरह जो दिखाने की कोशिश है कि मैं 1 पे ही लड़ूंगी और मैं क्यों 2 पे लड़ूँ, मैं 1 से जीत के दिखाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा पड़ जाएगा। एक ये वही मन में अप्रीहेंशन आता है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हो गया था नंदीग्राम में, शुभेंदु ने करके दिखा दिया था। खैर, ममता बनर्जी की रणनीति है, अभिषेक की रणनीति, वो जाने। पर भवानीपुर सीट, मुझे भवानीपुर तो है, आपने जो कहा ना कि कीनली कॉन्टेस्टेड है, ममता बनर्जी लड़ रही हैं, शुभेंदु की लड़ाई है, तो सबकी नजर होगी। लेकिन जिस तरीके से पवित्र कर को लेकर आया ना, इस चुनाव की कहानी पवित्र कर है। क्या ये किशोरी लाल शर्मा साबित होने वाले हैं? किशोरी लाल शर्मा जो लेकर एन मौके पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव खड़ा करके स्मृति ईरानी को फंसा दिया था, जमीन के आदमी को, तो ये वही पवित्रकार हैं जो जिन्होंने, उनकी पत्नी ने मिलके
शुभेंदु अधिकारी के लिए ज़मीन तैयार की और उन्होंने मिलकर शुभेंदु अधिकारी का चुनाव आसान बनाया। तो अगर उनके भीतर का आदमी जिसने ज़मीन तैयार की, जिसकी बीवी वहाँ पे अभी भी ब्लॉक प्रमुख हैं, वो अगर टूट कर टीएमसी में 3 घंटे पहले आ रहा है और चुनाव लड़ रहा है, जो काम शुभेंदु ने ममता के साथ किया था आज से 6 साल 7 साल पहले, वही उनके वो साथ उनके साथ हो रहा है क्या? ये तो 4 मई के नतीजे बताएंगे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट आज की तारीख में भवानीपुर से ज्यादा नंदीग्राम में है कि वहाँ क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि दोनों सीटें, मुझे ऑब्वियसली भवानीपुर जैसा आपने कहा नंदीग्राम तो होगी, लेकिन नंदीग्राम में भी अब बीजेपी को ये लग रहा है कि जैसे कि पवित्र इधर आ गए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट मिनट में उनकी पत्नी सेबोटाइज कर दे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जो ब्लॉक 2 की ब्लॉक प्रमुख है वो बीजेपी का है। अगर वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है, देखिए ममता बनर्जी ने अगर ममता को बांधने की कोशिश बीजेपी ने की है तो बीजेपी ने, ममता ने भी उसको बांधने की पूरी कोशिश कर दी। कि देखिए एक चीज़ तो पता है कि वहाँ पे भवानीपुर में बहुत अच्छी से, अब SIR हो या और किसी समीकरण में आप चुनाव जीतने वाली बात भले करें, लेकिन इस बार क्लियरिटी दिख रही है कि भवानीपुर वो जीतेंगे। ऐसे में अगर मुश्किल इनको हो गया ना, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव जीतने के बाद अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो एक CM के फेस के तौर पर शुभेंदु है। हाँ। और ये भी कहा गया, हालांकि पार्टी के नेताओं ने कहा कि शुभेंदु भी चाहते थे कि दोनों जगह से लड़े, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शुभेंदु नहीं चाहते थे कि भवानीपुर से लड़े। वो चाह रहे थे कि नंदीग्राम के अलावा एक दूसरी कोई सीट से लड़ने की बात हो रही है। लेकिन हालांकि पार्टी के नेता ये कहते हैं कि नहीं, वो खुद लड़ना चाह रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार जैसे बीजेपी को लग रहा है कि पोजीशनिंग इस बार ज़्यादा अच्छी है। भले कार्यकर्ता लेवल में उस तरह के जोश नहीं है जो पिछले बार था, पिछले बार ज़्यादा जोश था, इस बार उस तरह का जोश नहीं है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और ममता को लेकर जो नाराज़गी है उसका फ़ायदा बीजेपी को लग रहा है कि इस बार ज़्यादा अच्छे से होगा। और जो 2024 का लोकसभा चुनाव, जो बीजेपी की एक समीकरण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर जो तय होता है, तो उसमें करीब बीजेपी 98 सीट्स पर आगे है। उसके अलावा लगभग 35 सीटें ऐसी है जो कि 5000 से कम मार्जिन पे बीजेपी ने चुनाव हारा था। वो 12-13 सीटें ऐसी है जो कि बीजेपी कभी चुनाव नहीं हारी है। ये इसके अलावा तो लगभग 135-40 सीटें ऐसी है जो बीजेपी लग रही है कि जो फोकस है कि इस बार उन सीटों पर फोकस कर रही है। तो समीकरण के आधार पर, फिर SIR के आधार पर बीजेपी के कई नेताओं से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार केमिस्ट्री और दूसरी चीज़ों पे नहीं, बल्कि इस बार मैथमेटिकल होने वाला है चुनाव, क्योंकि SIR से वोट भी कट रहे हैं। तो ये इस बार का चुनाव जो है ना वो मैथमेटिकल है, नंबर गेम पे है और नंबर्स के आधार पर चुनाव होगा। और इस आधार पर बीजेपी को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी वोट जो शेयर्स जो पिछले बार 2024-2021 में फर्क किया, 2021 में बीजेपी और TMC में 10% का डिफरेंस था और बीजेपी को 213 सीट मिली थी TMC को। इस बार जो 2024 में जो मार्जिन है वो 7% का है और बीजेपी, इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि हम उस आधार पर 98 सीट पे आगे हैं और TMC 198 सीट पर आगे है। तो इस बार का जो है चुनाव पूरी तरह से मैथमेटिकल होगा और इसलिए मुझे लगता है कि भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों पर नजर। दोनों कौन से फेज में चुनाव? भवानीपुर नंदीग्राम दोनों सीट फर्स्ट फेज में, दोनों फर्स्ट फेज की है, दोनों सीटें रवि, भवानीपुर भी नंदीग्राम भी। आप अभी जब हम शो से पहले हम बात कर रहे थे कि आप एक नारा बता रहे थे 4 मई और दीदी गई। दीदी उस सीट पर 2 मई दीदी गई था। इस बार 4 मई है। 2011 से ममता वहाँ से लड़ती आ रही हैं, जब से भवानीपुर उनकी पसंदीदा सीट है। मुझे लग रहा है हैट्रिक लगा चुकी हैं वहाँ से। तो जो 4 मई और 4 मई दीदी गई वाला जो नारा है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि क्या भवानीपुर वाकई ममता बनर्जी के लिए बहुत चैलेंजिंग होने जा रहा है इस बार और शुभेंदु कड़ी टक्कर देंगे उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्यक भट्टाचार्य, देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाने के लिए इस तरीके के नारे गढ़े जाते हैं कि 4 मई दीदी गई। अगर नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं और वो भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ते तो TMC ये नैरेटिव बनाती कि ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के पूरे यूनिट में कोई नेता ही नहीं जो उनको टक्कर दे सके। अब ममता बनर्जी के इक्विवेलेंट लाना है, पैरेलल लाना है, तो बीजेपी ने पूछा उनसे, शुभेंदु अधिकारी से, कि आप जाएंगे? उन्होंने अपनी चॉइस बताई कि मैं बिल्कुल जाऊंगा। उसके पीछे की वजह ये है कि शीला दीक्षित जहां से चुनाव लड़ेंगी, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मैं उनको उन्हीं की सीट पर चैलेंज करूंगा। तो उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो वर्कर है, उनका कार्यकर्ता है, मोबिलाइज हो जाता है कि हाँ देखिए हेड ऑन हो रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी, जब हम अभी इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भवानीपुर पहुंच रहे हैं
और वहाँ की तस्वीर क्या है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी वाले उनके वोटिंग कर रहे हैं, दीवार भी रंग और रहे हैं, दीवार भी रंग हाँ, रहे वॉल हैं। पेंटिंग तो हो रही है। आज से ही वो पूरा का पूरा चुनावी क्लैश जो है, माहौल जो है वो बनना तैयार हो गया है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो फाउंडर मेंबर रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की, वो पश्चिम बंगाल से आते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी सरकार नहीं बना पाई है। इस वक्त बीजेपी को लगता है कि ये गोल्डन चांस है ममता बनर्जी को फंसा के रखना है। और नंदीग्राम में मुझे जहाँ तक लगता है कि भले ही वो किशोरीलाल शर्मा साबित हों या ना हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी इतने कॉन्फिडेंट हैं, उनके परिवार के लोग वहाँ पे हैं, पूरा उनका वो एरिया रहा है वो चुनाव को लेकर कि हम एक जगह से तो जीत ही जाएंगे, तो उनका पूरा का पूरा फोकस यहीं पर रहेगा, ममता बनर्जी की सीट पर, कि उनको घेरा जाए। और उसको लेकर देखिए, रणनीतिकार भी अलग होते हैं ना। पिछली बार आपको याद होता है बंगाल की कमान थी कैलाश विजयवर्गीय जी के पास, लेकिन इस बार दो डिफरेंट नेताओं को लगाया गया। वो बोलते नहीं है। कौन कौन है जो देख मैं रहे हैं? बता रहा हूँ, हाँ। इस वक्त जो है भूपेंद्र यादव वहाँ पर काम कर रहे हैं। यूपी के जो पहले संगठन महामंत्री थे, राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के, सुनील बंसल वहाँ पर काम कर रहे हैं। विप्लव देव काम कर रहे हैं। मंगल पांडे, ये जो बड़े नाम है वो काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी पूरा ग्राउंड तैयार किया है कि इस बार करो या मरो वाली स्थिति है। अगर इस बार ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो फिर वो अजय हैं, वही चुनौती दे रही हैं, विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी लीडर के रूप में वो आ जाएंगी। लेकिन अगर इस बार किले में सेंध लग गई तो शुभेंदु अधिकारी बड़े नेता हो जाएंगे। इसीलिए पूरा का पूरा फोर्स जो है उस एरिया में बीजेपी लगाएगी और उनको घेरने का प्रयास है। इसीलिए नारा दिया है कि 4 मई दी गई। मुझे लगता है इसमें कि हो सकता है नंदीग्राम को छोड़ भी दे, क्योंकि अगर उसको हरा देना तो नंदीग्राम से अगर हार भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, उनको फंसाना ज्यादा जरूरी है। अगर ममता निकल गई भवानीपुर से बाहर तो फिर उसका असर अलग है। देखिए, ममता बनर्जी जिस समय सड़क पर आएंगी तो उनका एक अपना करिश्मा है और एक फाइटर की तरफ पर रहती है। अगर उनको, इसलिए मुझे लगता है कि नंदीग्राम को लेकर थोड़ा रिस्क उठाने को बीजेपी तैयार है कि जाने दो बॉस, लेकिन अगर यहाँ जीत जाते हैं तो वो सारी चीज़ें अलग हो जाएगी, अलग पूरी तस्वीर बंगाल की बदल जाएगी। तो बंगाल में मुझे लगता है पार्टी ने इसलिए भी रिस्क उठाया है कि, और इकलौते वही है। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, वहाँ पर जो कई बार बोलते हैं ना कि हम सीएम फेस कोई क्यों नहीं देती है, वहाँ पर सीएम फेस जो सामने वाला इतना बड़ा है कि आप उसके सामने किसी को भी देंगे तो वो लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि इस बार का चुनाव बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इस भरोसे लड़ रही है कि जो 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी, महिलाओं को लेकर नाराजगी, आरजी कर, मुर्शिदाबाद, इन सब घटनाओं को लेकर वो बड़ा कर रही है। जब आप पूरा कैंपेन इस पर बेस्ड होगा ना, तो किसी फेस की वजह से आप कैंपेन हार जाओगे। तो बीजेपी के जो तमाम नेता, भूपेंद्र जी से भी मुलाकात हुई थी तो उनका कह रहा था कि नाराजगी है जो, या अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि अब देखिए खड़गपुर वाले इलाके में आपने किसको उतार दिया है वहाँ पे, दिलीप घोष को। वो पूरा इलाका में दिलीप घोष का अपना पकड़ दूं। इस बार जो कैंडिडेट जो बांटा गया है, बीजेपी ने इस बार एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अपने मजबूत लोग को देख के, ढंग के लोग को देख के 144 लोग जो उतारे हैं, बहुत कायदे से उतारे हैं। तो इसीलिए ये जो एक एक मैंने पॉइंट वाइज, अब बांकुड़ा और वो पुरलिया वाली डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर आपको बहुत कुर्मी मैंने बोला जाता है, वहाँ पर महतो जो होते हैं, कास्ट फैक्टर भले आप बोले कि बंगाल में नहीं होता, लेकिन वहाँ का जो कास्ट फैक्टर है, घोष जैसे है, कई जगह पंडित है लेकिन बाकी जगहों पर यादव होते हैं। तो इस तरह से कास्ट फैक्टर को भी फोकस करके बीजेपी वहाँ पर काम कर रही है और पूरी ताकत लगा रही है। और मेन जो इनका मकसद है कि जो उनकी नाराजगी है, अगर उसको कैसे बाहर निकालना है, अगर बाहर निकल गए तो फिर आप चुनाव जीत जाएंगे। संगठन में वहाँ पर बहुत मजबूत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर क्यों गए, उसके भी एक कहानी है। एक ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए, हाँ। इस पे लिखा है 1956, 1956। ये कोई सन की बात नहीं हो रही है। जब उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था तो वो ये लेकर आए थे पोस्टर। किसने? नंदीग्राम से जब हराया था। 1956 वोट। हाँ, तो ये वोट हैं 1956 वोट का डिफरेंस था। हाँ, वो जीत का मार्जिन यही था। तो उनके जो फादर हैं शुभेंदु अधिकारी के, उनसे ममता बनर्जी के बहुत व्यक्तिगत संबंध थे। वो टीएमसी के एमपी थे। उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ मत आइए आप, बहुत मामला व्यक्तिगत हो जाएगा। बावजूद इसके कि बैक चैनल पर बातचीत हुई उनकी, लेकिन ममता बनर्जी रिजिड हो गई, वो नहीं मानी, वो आई। अब जो है संबंध जो पहले हुआ करते थे वो अब बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी शुभेंदु अधिकारी को दिख रहा है कि ममता बनर्जी जो है इस वक्त जो है थोड़ी घिरी हुई हैं, और वो ये भी मैसेज देंगी कुछ दिनों बाद कि ये मेरा लास्ट चुनाव है, सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। आपको पता होगा कि एक बार पूरा 15-20 दिन तक वो व्हील चेयर पर थी,
और जो बताया जाता है कि वो उतनी गंभीर चोट नहीं थी। तो सारे हथकंडे जब अपनाए जा रहे हैं तो ये भवानीपुर में बीजेपी ने भी कैलकुलेशन किया है कि जो हिंदी भाषी बंगाली हैं, जो हिंदी बोलते हैं, गुजरात की वहाँ पे सोसाइटी है एजुकेशन की, वहाँ पर बड़ा उनका कॉलेज है, तो हिंदी भाषी लोगों की संख्या भी है। ऐसा नहीं है कि केक वॉक नहीं होगा ममता बनर्जी के लिए, फंसाने का पूरा प्रयास होगा और वो गणित जो है। सुमित जी, बीजेपी का पर्सपेक्टिव बहुत सुना आपने इतनी देर में। थोड़ी सी चीज़ें ये भी समझनी चाहिए। जो लिस्ट आई ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी ने एक बार में सारी सीटें अनाउंस कर दी। तो ममता बनर्जी का होमवर्क दिखाई देता है। 294 में से 291 सीटें एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दी, अपनी सीट भी और बाकी लोगों की सीट भी। 3 सीटें छोड़ दी उन्होंने दार्जिलिंग वाली अपने अलाइंस पार्टनर के लिए। अब कहानी क्या है, ममता बनर्जी ने अपने 74 सिटिंग विधायकों को बदल दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि जितने बीजेपी के पास विधायक नहीं थे, ममता ने उतने विधायकों को बदल दिया, जिसमें 17 उनकी कैबिनेट के हिस्सा हैं। तो ये जो काम बीजेपी करती थी कि भाई अब जहाँ गुजरात को हमने देखा पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी, मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी, छत्तीसगढ़ में पूरा बदल दिया, चुनाव लड़े, ये काम ममता बनर्जी ने किया कि भाई अगर एंटी इनकम्बेंसी है और लोगों के लिए है तो मैं सबको बदलने को तैयार। मतलब वो मान के चल रही है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, लेकिन उन्होंने मंत्रियों को बदल के, विधायकों को बदल के ये मैसेज दिया है कि जनता को यदि ये काम नहीं कर पाए अपने क्षेत्र में तो इनको हटा दो। मैं एक सवाल पूछना इसमें ऐड करूंगा। बिल्कुल सर जो भी बता रहे थे भवानीपुर सीट को लेकर कि वहाँ पे जो अभी SIR का प्रोसेस चल रहा था, जो 40-45 हज़ार जो वोट कटे हैं, आपको याद होगा जिस दिन जो वोट कटने के नाम निकल के सामने आए थे उस वक्त भी मैं बंगाल में ही था। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे, उसी वक्त लिस्ट आई थी। लिस्ट आने के 2 घंटे बाद ही, आप सोचिए ममता बनर्जी कितनी प्रोएक्टिव है, 2 घंटे बाद ही उन्होंने अपने BLA 1 और BLA 2 अपनी सीट पे तुरंत बना दिए थे 2 घंटे के अंदर। और वो सारे लोगों का काम एक ही था कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उनके घर पे आप जाइए, उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए और उनको फिर सेंटर तक लेके जाइए। आप सोचिए उनको पता था कि भवानीपुर सीट इतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली है, उनको इस बात की जानकारी थी, इसीलिए डे फर्स्ट से SIR के बाद से वो वहां पे लगी। अभिषेक, TMC को जानने वाले कहते हैं कि उस संगठन बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा। जिस तरह से कोलकाता के जो मेयर हैं वो ममता बनर्जी का इलेक्शन में पूरा मैनेज कर रहे हैं। फिराद हकीम SIR के दौरान भी अगर आपको याद हो, मुझे लगता है जितने अच्छे तरीके से बंगाल में मैनेज किया गया। SIR घोषणा से के समय क्या किया, ममता ने सीधा बोला कि आग लगा देंगे बट SIR होने नहीं देंगे। बट SIR के दौरान उन्होंने अपने BLA इतने ढंग से लगाए कि उनके लोग जा करके एक जन का पेपर देख रहे थे, 10 चीजें, ठीक है डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, लेकिन अगर नहीं लोग करते ना तो शायद ये संख्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उन्होंने अपने लोग को, कार्यकर्ताओं को, अपने लोग को कैसे वोट बचाया जाए उसके लिए एक कैंप लगाया। मतलब छोटे छोटे इलाकों में तुमने देखा होगा, मुझे लगता है कैंप लगा के इस चीज को किया कि उनको पता था कि इसको हथियार बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आनी बाकी है। SIR का प्रोसेस पूरा हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में TMC के जो कल्याण बनर्जी हैं मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्होंने यही प्ली लेने की कोशिश की है कि भाई जितनों के नाम कटे हैं, जो भी 60 लाख के 65 लाख के आसपास, उन सबको ये जिद कर रही है TMC की उन सबको चुनाव में वोट डालने की इजाजत मिले और बाद में तय हो। 3 महीने में क्यों तय हुआ, बाद में तय हो, बाद में आप नाम काट देना पर अभी वोट डालने दियो। तो ये अभी भी लड़ रहे हैं, छोड़ा नहीं उन्होंने। सीटों की बात सर जो आपने बताई कि आप सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने सीट अपने विधायकों की बदल दी या काट दिया, एक तरीके से हम कहें। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है TMC ने जो सीट अनाउंस किया है, अगर आप वो सीट देखेंगे तो 50% सीट आपको जो नजर आएगा जितना उन्होंने अनाउंस किया है, उसमें 52 आप देखिए, जो 52 है वो महिला है, ठीक है, 42 युवा हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी काफी ज्यादा इन्वॉल्व है इस इलेक्शन में। अब इन्होंने, जो मेरे पास इंटरनल खबर है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इन दोनों में बातचीत हुई है। कहानी ये हुई है कि जिन सीटों पे TMC को लगता है कि हम ठीक है या फिर हम अच्छा कर रहे हैं, वहां अभिषेक बनर्जी लीड करेंगे उन सीटों के ऊपर। जहां पे लग रहा है कि बीजेपी डोमिनेट कर रही है या वो सीट फंसेगी, वहां पर ममता बनर्जी जाएंगी, एक दिन में 4-5 रैलियां करेंगी।